हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है सहयोगी अनुदेशन। सहयोगी अनुदेशन जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, सहयोग। सहयोग यानी क्या? स्वयं में नहीं, सहयोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो सहायता करता है या जो सहयोग करता है उसको सहयोग कहा जाता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, सहयोग शब्द दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। आधुनिक समय में जीने के तरीका उच्च गुणवत्ता पर आधारित है। एक व्यक्ति यदि किसी काम को करे तो वह इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता जितना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति कर सकते हैं। जितनी अच्छी अंतःक्रिया, परामर्श व संप्रेषण होंगे, उद्देश्य उतने ही सरलता से प्राप्त हो सकेंगे। सहयोग की भावना प्रतिस्पर्धा से अलग है। प्रतिस्पर्धा में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, परंतु सहयोग में ऐसा नहीं होता। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करता है तो दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर तथा सम्मान का भाव प्रकट होता है। यदि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर प्रयास किया जाए तो उसे शीघ्रता तथा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि व्यक्ति परस्पर मिलजुल कर काम करे तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। कहावत भी प्रचलित है, एकता में ही बल है, यानी संघे शक्ति कलयुगे। सहयोग सामाजिक जीवन का मूलभूत आधार है। सदरलैंड ने बताया है, किसी सामान्य लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का मिलकर कार्य करना ही सहयोग कहलाता है। छात्रों, अब मैं सहयोग के प्रकार के बारे में बताता हूँ। सहयोग दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष सहसहयोग, नंबर 2 अप्रत्यक्ष सहसहयोग। छात्रों, तो पहले मैं प्रत्यक्ष सहसहयोग के विषय में बताता हूँ। प्रत्यक्ष सहसहयोग में सभी साधन, योजना, शिक्षण आदि का अधिकतम उपयोग किया जाता है जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। प्रत्यक्ष सहसहयोग में सभी के संयुक्त प्रयासों से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे सहयोगी शिक्षण, टीम शिक्षण, सह शिक्षण आदि ये प्रत्यक्ष सहसहयोग के उदाहरण हैं। अब मैं अप्रत्यक्ष सहसहयोग के बारे में बताता हूँ। अप्रत्यक्ष सहसहयोग दूसरे संगठनों के शिक्षकों को कक्ष में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती। केवल निर्देशन के लिए रखा जाता है, जैसे सह सहयोगात्मक परामर्श, समूह सह सहयोग और शिक्षक की सहायता। सहसहयोग स्वतः नहीं होता, बल्कि ये तभी संभव है जब कुछ संगठन इसके बारे में सोचते हैं। यदि कोई संस्था अच्छी है और वह अपने क्षेत्र की अन्य संस्थाओं से आगे बढ़ना चाहती है तो दूसरी संस्थाओं के साथ सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम तथा शर्तें निर्धारित की जाती हैं। सहयोगी अनुदेशन के लिए कुछ आवश्यक बातें कही गई हैं, जैसे फ्रेंड एवं कुक ने सहयोग के लिए कुछ जरूरी बातों का वर्णन किया है। सहयोगी अनुदेशन में के लिए कुछ बातें कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐसे नंबर 1, सहयोग एक मनोदशा है। ये प्रतिभागियों में समानता चाहता है, जिसमें प्रत्येक का बराबर हिस्सा होता है। ये टीम के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। सहयोग स्वैच्छिक होना चाहिए। लोगों को समूह में
जबरदस्ती नहीं मिलाया जा सकता। ठीक है। नंबर 3, सहयोग सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समान होना चाहिए, क्योंकि सहयोग उद्देश्य के प्रति आपसी सहमति को मानता है। इसमें सभी सदस्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए मिलकर तथा समान रूप से कार्य करते हैं। नंबर 4, इसमें प्रत्येक सदस्य को निर्णय लेने तथा समझौता करने का अधिकार होना चाहिए। सभी साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। नंबर 5, प्रत्येक सदस्य को सफलता व असफलता दोनों का आनंद लेना चाहिए। मात्र एक सदस्य को न तो श्रेय दिया जा सकता है और न ही दोषारोपण किया जा सकता है, क्योंकि परिणाम के लिए सभी सदस्य उत्तरदायी होते हैं, फिर वह चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। ठीक है। नेक्स्ट, सहयोग उद्देश्य केंद्रित है और उसे किसी भी शिक्षक की त्रुटियों को नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर साथ कार्य करना चाहिए। अब छात्रों में सहयोग के कुछ लाभ के विषय में बताना चाहूँगा। इनके लाभ क्या क्या हैं। इसमें विभिन्न संस्थाओं के शिक्षक आते हैं, जहाँ वे सीखते हैं कि अपनी उन्नति के लिए एक दूसरे की सहायता करें। ठीक है। नेक्स्ट, संस्था के विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट, सहयोग दो विभिन्न संस्थाओं या व्यक्तियों को एक दूसरे के पास लाता है, जो समस्याओं का सामना करने का अनुभव प्रदान करता है। सहयोग शिक्षकों और विद्यार्थियों में पारस्परिक सहयोग एवं समझ में सुधार लाता है। और नेक्स्ट, अच्छा वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि आधुनिक समय में सभी चीज़ें सुलभ होती जा रही हैं। नेक्स्ट, इसमें मानक निष्पादन होता है, जिससे मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार आता है। और नेक्स्ट, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। ठीक है छात्रों, अब मैं सहयोग की कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस के बारे में बताता हूँ। सहयोग में क्या क्या सीमाएं रखनी चाहिए। नंबर 1, दो समूहों के बीच आपसी समझ नहीं हो सकती। एक में उच्च भावना और दूसरे में हीन भावना बनी रहती है। नंबर 3, इसमें व्यापक दृष्टिकोण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। और नंबर 4, यह पूर्णतः तर्कसंगत हो सकता है और नहीं भी। नंबर 5, इसमें ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे व्यक्ति पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के कारण उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाता। नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु के गुण दोष होते हैं, परंतु हमें लाभदायक पक्ष को देखकर आपसी समझ और सहयोग से भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रयास करते रहना चाहिए। छात्रों, मैं आशा करता हूँ आज का सहयोग अनुदेशन आपके समझ में आया होगा। सहयोग अनुदेशन एक इस प्रकार का सहयोग था जो व्यक्ति की पढ़ाई के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन से भी संबंध रखता है।